नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ये एक स्पेशल शो हम लोग हॉट टॉपिक विद हेमंत खत्री लगातार करते हैं, रोज करते हैं एक बार एक शो। लेकिन आज एक स्पेशल शो हेमंत भाई के साथ में लेकर के आया। बिहार में राहुल गांधी का दौरा। राहुल बिहार में आज 3 कार्यक्रमों में थे। बेगूसराय में, जिस पर हमने मिड डे मुद्दा किया, बेगूसराय में जो उन्होंने पदयात्रा की, एकदम भयंकर गर्मी में वहां पर जनसैलाब था। उसके बाद संविधान बचाओ वाला उनका जो मिशन है, उस मिशन में थे। और फिर सदाकत आश्रम में, जो पटना में बिहार कांग्रेस का मुख्यालय है, वहां उन्होंने आज जो भाषण दिया संविधान बचाओ वाले अपने मिशन में, संविधान के बारे में तो अक्सर बोलते हैं, लेकिन आज बड़ा अपडेटेड और रिलेवेंट बातें कुछ कही है। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने खींच करके भारत में रगड़ा है। मतलब मोदी के लिए एक बड़ा कड़ा संदेश है। लेकिन उससे जुदा एक विषय और है। इसको आप हास्य, व्यंग, तंज या गंभीरता, जहां आपकी इच्छा हो वहां फिट बैठा सकते हैं। इस चर्चा को मैं शुरू करूं उससे पहले कंट्रोल रूम से कहूंगा हेमंत खत्री जी को जोड़ लें। हेमंत भाई, आज फिर से स्वागत है, आज दिन में दोबारा स्वागत। थैंक यू। तो जरा राहुल गांधी का वो क्लिप ही पहले हम सुनवा देते हैं, फिर आगे की चर्चा करें। पहले क्लिप सुनवाएं। कंट्रोल रूम प्ले करिए, क्लिप प्ले करिए। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद लाइज नहीं थी, जो शायद मोदी जी लिख पाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज, मोदी जी को ये लिखने के लिए सलाह दिया है राहुल गांधी। ये राहुल गांधी ने एक ऐसा आइडिया मोदी जी को दिया है कि जब से क्लिप, इस वक्त आप एक्स पे जाइए, मस्क के एक्स पर, ये क्लिप इस समय छाई हुई है। मतलब जबरदस्त, हर दूसरा आदमी यही क्लिप डाल रहा है। अब ये वायरल क्लिप हुई तो उससे बड़ी मुसीबत पता है किसकी बड़ी है? इस देश में एक झुंड है अंधभक्तों का। वो बेचारे किवाड़ बंद कर लिए दोपहर में, कहे आज गर्मी बहुत है, हीट वेव है, इसलिए आज हम घर से नहीं निकलेंगे। मैंने कईयों को फोन किया, लिटरली बताऊं, 1-2 को तो मैंने फोन किया तो कहे कि नहीं भैया आज गर्मी बहुत है, इसलिए आज दोपहर में घर से नहीं निकलेंगे। सब मुंह छिपा के बैठे हैं। अब मुंह क्या दिखावें? माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज, क्या बोलेंगे इस 11 साल का ये सफरनामा। हालांकि मोदी जी को किताब लिखने के शौकीन है वो, उन्हें हालांकि बहुत सारे शौक हैं, उनके सारे शौक हम गिना भी नहीं सकते, लेकिन एक ये भी है। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या फकीर की अब छपाई होगी? किताब लिखेंगे तो छपाई तो होगी ना। और वैसे भी छपाई की बात हम इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसा लक्षण है मोदी जी में, मतलब जहां पे आते हैं तत्काल नजर आ जाता है। और वो भाजपा में धीरे धीरे बहुत तेज इसका संक्रमण फैला है, छपास और दिखास का। तो क्या फिर छपाई होगी? और इस बार मोटी वाली छपाई होगी। कितने पन्नों की लिखेंगे? अगर ये किताब लिख दिए माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज, ये किताब लिख दिए, तो मुझे लगता है ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे मोटी किताब होगी। क्योंकि उतने तथ्य हैं, झूठ के इतने सबूत शायद ही दुनिया में किसी के पास हो। खैर हेमंत भाई, ये राहुल के अक्सर भाषण मुझे नीरस से लगते हैं। उनके भावनाएं, विचार, ये कितने भी क्रांतिकारी हो, बहुत अच्छा ओरेटर मैं नहीं मानता। मैं निजी विचार है मेरे, हो सकता है आपको लगते हो। प्रियंका में बाकी और कुछ हो ना हो, ओरेटर बहुत बढ़िया, लोगों से कनेक्ट करना। आज राहुल गांधी ने बड़ा तगड़ा झटका दिया है, एकदम मौके पर चौका जड़ दिया। क्या परिवर्तन, क्या होने जा रहा है, क्या संकेत है? आशीष भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए आइडिया तो जबरदस्त है, धांसू आइडिया है, इसमें कोई शक नहीं। और कॉपीराइट भी इसका, अगर इंडिया की बात करेंगे, भारतवर्ष की बात करेंगे, तो इसका एकमात्र व्यक्ति इसका सक्षम है इस पे लिखने में, वो नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, इसमें कोई शक नहीं। हमारे यहाँ त्रासदी दूसरी आशीष भाई, हमारे यहाँ अमेरिका वाला सिस्टम नहीं है। जो इनके मित्र हैं, इनके जो माई फ्रेंड हैं,
वो जब फर्स्ट टर्म में थे, अगर आपको ध्यान हो, तो अमेरिका की प्रेस ने एक लाइव मीटर लगा दिया था हर रोज, झूठ का मीटर। और जैसे ही मोदी, जैसे ही ट्रम्प बोलना शुरू करते थे, तो साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ लाइव मीटर लग जाता था। और जब उनका 4 साल का कार्यकाल हुआ, तो आप जानकर हैरान होंगे कि उनकी जो कुल झूठ थी पहले कार्यकाल में 4 साल के, वो 30,573 थी। अमेरिकन प्रेस ने गिन के बताया 30,573। तो उसको 4 साल का अगर एवरेज निकालोगे प्रतिदिन, तो मानिए ट्रम्प साहब हर रोज 20 झूठ बोलते थे औसतन, 20। तो ये कोई छोटी बात नहीं। अब समस्या आशीष भाई का इसमें एक व्यवहारिक प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी का आइडिया बड़ा जबरदस्त है, और मोदी जी कोई कम लिखाड़ नहीं है। आपको और मेरे को बहुत सारी गलतफहमियां है कि हम बड़े ये है बुद्धिजीवी लेखक और पता नहीं क्या क्या पत्रकार हैं। मोदी जी से हमारी कोई तुलना नहीं हो सकती कभी भी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अब से पहले जब आपके और मैंने अब तक सोचा नहीं, कोई किताब लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी। मोदी जी 30 साल तो भिक्षा मांगी, तमाम सारे काम किए, उसके बावजूद 13 किताब लिख चुके हैं। क्या पता है आपको इस बात का? अच्छा, 13 किताब ऑलरेडी लिख चुके हैं। और ये 14वीं का इतना जबरदस्त आइडिया राहुल गांधी ने दे दिया है। कितना प्यारा नाम है, माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज। ये दुनिया में एकदम नया कंसेप्ट होगा। और उसका चैंपियन है या पता नहीं उसके रनर्स अप। देखिए, चैंपियन तो डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि उनकी गिन ली गई 30,573 4 साल में। इस बार का खाता अभी शुरू हुआ होगा 20 जनवरी से, तो एवरेज 20 रोज की। अब मोदी जी को तो ये देखना पड़ेगा कि सच कौन सा बोला था और कब बोला था आखिरी बार। तो बेसिकली क्या है कि जो सच होता है ना, सच को तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच तो सच है, उसमें कोई समस्या नहीं। अब इसमें समस्या जो आएगी कि झूठ, पहली बात तो उसको स्वीकार करना कि झूठ थी, और फिर उसको याद रखना उन्हीं शब्दों में, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क है। वरना अनडिस्प्यूटेड मैं तो कहूंगा चैंपियन है मोदी जी, क्योंकि इनका कार्यकाल देखिए, उनको तो 4 साल मिले, ट्रंप को तो 4 अब मिलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं। तो मोदी जी तो ऑलरेडी 11वें साल में आ चुके हैं। 11वां साल भी पूरा होने वाला, मई में हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि मोदी जी की अगर आप लेख की यात्रा देखेंगे तो कम रोचक नहीं होंगे। उन्होंने पहली किताब, आप समझिए, जिस व्यक्ति की डिग्री पे संशय हो, डिग्री नहीं दिखाते हो, खुद डिग्री दिखा देते हो और आरटीआई में मना कर देते हो, उस व्यक्ति ने पूरे देश के छात्रों के लिए, करोड़ों छात्रों के लिए किताब लिखी। हिम्मत चाहिए। आपने लिखी आज तक? आप अपने आप को बड़ा विद्वान मानते हैं, लिखी आपने? उन्होंने लिख डाली, एग्जाम वॉरियर्स। जो व्यक्ति अपने नंबर नहीं बताता, देश का सबसे बड़ा वकील हाईकोर्ट दिल्ली में खड़ा होकर कहता है कि जी डिग्री नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्यों? किसी की जिज्ञासा शांत करने का काम नहीं है आरटीआई। कुदरत देखिए, कमाल है। तो वो व्यक्ति किताब लिख रहा है, एग्जाम वॉरियर्स। छोड़ दीजिए, लिख दिया, अच्छी बात है, प्रधानमंत्री है भाई, कुछ भी कर दे। अगली किताब उन्होंने लिखी, ए जर्नी। ये अंग्रेजी में किताब, कविताओं का संग्रह है। फिर उन्होंने लिखी ज्योतिपुंज। आरएसएस के जितने दिग्गज हैं जिनसे मोदी जी प्रेरणा लेते रहे, उस पर उन्होंने ज्योतिपुंज लिख डाली। यहां भी नहीं रुके वो। फिर उन्होंने लघु कथा संग्रह लिखा एक, प्रेम तीर्थ। सोचा आपने कभी? प्रेम तीर्थ। फिर उन्होंने किताब लिखी, कन्वीनियंट एक्शन, गुजरात रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। मोदी जी ने लिखी ये। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? हाँ भरी है, मोदी जी ने लिखी है। उसके बाद उन्होंने किताब लिखी, ये और भी अद्भुत लिखी है। इसमें सामाजिक समरसता पे किताब लिखी है मोदी जी ने। सोच सकते हैं आप? सामाजिक समरसता पे मोदी जी ने किताब लिखी है। आपके लिए अचंभा नहीं है? जो व्यक्ति कपड़ों से बंदे पहचान लेता हो, वो व्यक्ति सामाजिक समरसता पे किताब लिख रहा है। फिर उन्होंने एक और किताब लिखी, एबोर्ड ऑफ लव। वो 8 शॉर्ट स्टोरीज, उसमें लघु कथाएं जिसको आप कहते हैं, 8। उसके बाद उन्होंने लिखी, संघर्ष में गुजरात। आपने कभी क्यों नहीं काम किया इसमें? मैंने तो आज किया काम, जब आपने कहा कि भाई राहुल गांधी ने आइडिया दे दिया है, तो मुझे राहुल गांधी, मोदी जी का बताना चाहिए भक्तों को कि भाई इतने बड़े लेखक भी हैं। कल को कोई नोबेल पुरस्कार वगैरह की कोई बात आए तो पीछे ना रहे, रिकॉर्ड पे आए, साहित्य में आ जाए, ज्ञानपीठ का कुछ बन जाए बात, तमाम चीजें होती है, तो रिकॉर्ड पे लाना चाहिए उसको। संघर्ष में गुजरात उन्होंने लिखी। फिर उन्होंने लिखा केलावा से केलवा, केलावानी, ये लिखी। फिर उन्होंने लिखा आंख आधन्या अच्छे, ये गुजराती में लिखी। फिर उन्होंने लिखा इंडियाज सिंगापुर स्टोरी, ये लिखी उन्होंने। और फिर जो उनकी मन की बात है आज तक सारी, जितनी भी सैकड़ों या हजारों, पता नहीं, हर हफ्ते जो भी, उस पर एक किताब लिखी। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट किताब मैंने आखिर के लिए रख लिया आपके लिए, मुझे पता था कि आप मानोगे नहीं, तो आखिरी किताब मैंने उनकी रखी। उसमें उन्होंने लिखा साक्षी भव, और ये उनका एक कविता संग्रह है। और बेसिकली ये लिखा था गुजरात में, गुजराती में। उसको अब ट्रांसलेट किया गया है, और वो ट्रांसलेशन के बाद वो क्या बना
लेटर्स टू मदर, यानी कि मोदी जी ने जो अपनी माता जी को पत्र लिखे, वही जो नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को लिखे थे उसी लाइन पे, ऐसा कुछ सोच सकते हैं आप। बाकी तो मैंने और आपने पढ़ी नहीं शायद वो लेटर्स टू मदर, सभी रिसेंटली रिलीज हुई है। अरे कब से कब तक इनका जो लेखन काल है, हाँ, मतलब भिखारी, फिर साधु, फिर तपस्या, संत, पहाड़, फिर हिमालय, हिमालय, फिर तपस्या, फिर बांग्लादेश की आजादी का संग्राम, फिर ये सब होते होते ये कब से साहित्यिक का सफर कब से शुरू हुआ? अब ये तो देखिए हम आप ही पूछ सकते हैं, मोदी जी का इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा नहीं कभी। देखिए इतिहास में इसका कोई लिखित वर्णन तो है नहीं उस रूप में, किसी भी रूप में हम्म, लिखिए, लेकिन इसमें जो पहला जो मैं देख पाया संकेत, मैंने पूरी रिसर्च करी, आपको पता है बिना पढ़ाई के मैं बैठता नहीं कभी। तो उन्होंने पहली किताब का जिक्र किया कि इमरजेंसी के दिनों में जब वो संघर्ष कर रहे थे देश को, अच्छा, इमरजेंसी से बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया था ना उन्होंने, गायब हो गए थे वो, तो उस समय उन्होंने वो वहां से शुरू किया उनका लेखन कार्य। अब इसमें जो कविता लिखी ना, जो साक्षी बहु, लेटर्स टू मदर, इसमें मेरी परेशानी एक और है, और एक साधारण सा सवाल है एक अल्पबुद्धि व्यक्ति के नाते, कि वो कहते हैं कि मेरी माँ तो अनपढ़ थी, मेरी माँ तो दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, तो अनपढ़ आदमी को आप चिट्ठी क्यों लिखेंगे, और लिख भी देंगे तो बेचारा पढ़ेगा कैसे? ये सवाल तो है ना। तो खुद ही मोदी जी ने बताया, मुझे और आपको तो नहीं पता माता जी के बारे में, हीराबा के बारे में, उन्होंने बताया कि अनपढ़ थी, दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, तो उनके नाम इन्होंने किताब, वो चिट्ठियां, लेटर्स टू मदर, कब लिखी, कैसे लिखी, लेकिन ये किताब आ चुकी है हिंदी में, इसका गुजराती में साक्षी बहु इसका संस्करण। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी जी की जो तमाम प्रतिभाएं हैं, जैसे उन्होंने आपको एक दिन बताया था एक पॉडकास्ट में, कि इस देश को अभी तक मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का नहीं पता, अभी देश ने मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखी ही नहीं देखी। तो अगर मैं मोदी जी के शब्दों में कहूं, तो मोदी जी की जो बाकी भी प्रतिभाएं है ना, वो भी देश को पूरी नहीं पता। इसलिए मैंने आपको कहा कि आज ये स्पेशल शो करने की जरूरत है, कि मोदी जी की जो लेखकी यात्रा है, जो उन्होंने इतना एकदम स्वतःस्फूर्त इतना लेखन कार्य किया है, इसको भी तो ब्लैक एंड व्हाइट में रखना चाहिए भक्तों के सामने। और राहुल गांधी ने बिल्कुल उनको ऐसा आइडिया दे दिया जो बिल्कुल कॉपीराइट रहेगा उनका, क्योंकि एक्सपेरिमेंट विद लाइज और इस देश में किसी राजनेता ने इतने किए होंगे, इस पे थोड़ा सा शक है मुझे। तो एक्सपेरिमेंट, जैसे गांधी जी ने लिखा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ्स, तो इनके माई एक्सपेरिमेंट विद लाइज बहुत ही सटीक है, टाइटल भी ठीक है, कॉपीराइट भी अच्छा रहेगा, और बिक्री का तो गारंटी आपको पता ही है, भगत टूट के पड़ेंगे। इसमें बस टेक्निकल समस्या ही आएगी कि वो झूठ कब कब बोल रहे थे, गालियां तो वो गिन लेते हैं कि अपोजिशन ने कितनी गालियां दी, कब कब दी, वो तो सारी बताते रहते, 100 गालियां दी मुझे, ये सारा किया, लेकिन ये झूठ याद करने में आशीष भाई थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए या तो कोई लाइव मीटर वगैरह की व्यवस्था यहाँ भी की जाए उस तरीके की, जो उनको पिछले उससे निकाल लाए, जो संग्रहालय, जो उनके भाषणों का तमाम संग्रह होते हैं ना, अलग अलग, मन की बात का जैसे संग्रह, तो उनके तमाम भाषणों के संग्रह भी होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत नोबल एक्सपेरिमेंट होगा। ट्रंप साहब की जो पिछले कार्यकाल में 30,573 झूठ थी, तो मुझे लगता है इसमें फिर वो विवाद भी खत्म हो जाएगा कि कौन बड़ा चैंपियन है झूठ का। मानेंगे ना आप इस बात को? जब सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगी तो फिर वो विवाद खत्म हो जाएगा कि चैंपियन कौन है, रनर सब कौन है। नहीं, तो ये चीज मुझे लगता है ब्लैक एंड व्हाइट में आनी चाहिए। चैंपियन तो मुझे, देखिए, मैं लोग नहीं मानते, हमारे कई आ जाते हैं वो 1.5-2 रुपए के चक्कर में हमको बताते हैं देशद्रोही। हम अपने देश से ऊपर नहीं रखेंगे हम ट्रंप को कभी भी। मैं मोदी जी के ही पीछे खड़ा रहूंगा। हाँ, ज्ञान की तरफ पीठ करके खड़े रहेंगे। आप कह रहे थे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलेगा, तो ज्ञान की तरफ जब पीठ होता है तो कई लोग कई किताबें लिख डालते हैं। ज्ञान की तरफ मुंह होता है तो कम लिखते हैं, पीठ होती है ज्यादा लिख देते हैं। खैर, मैं आपको सुना देता हूँ, कुछ और चीजें सुना देता हूँ। एक ट्रंप को भी लिया लपेट करके राहुल गांधी ने आज, तो वो भी जरा सुना दीजिए। ट्रंप वाले पे मोदी जी नहीं बोल रहे हैं, ट्रंप का नाम पता नहीं क्यों राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। सुनिए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं, देखा होगा। हाँ, चलिए, बस हो गया। अब अगर रेडी हो तो स्टॉक मार्केट की धज्जियां अमेरिका के राष्ट्रपति ने उड़ा दी। मोदी जी की प्रतिभा पर जिसको भी संदेह है, मैं उसको एक क्लिप और सुनाना चाहता हूं। अगर रेडी हो तो सुना दीजिएगा फटाफट, क्योंकि मोदी जी ने बहुत पहले कहा था कि जो है शेयर मार्केट में अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी तो शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा ये शेयर मार्केट।
ये मोदी जी की भविष्यवाणी थी और वाकई रिकॉर्ड तोड़ा है। मैं सुनवाऊंगा इसको। इसके अलावा मैं अभी आपको जो है हेमंत भाई, आपसे चर्चा करते करते मैंने ग्रोक से कुछ पूछ लिया था। आजकल ग्रोक को लोग थोड़ा भूल गए हैं, तो मैं कहा चलो मुझे याद आया ग्रोक का, तो मैं कहा इसकी खोज खबर ले ले। वही झूठ पर कि मोदी जी ने आज तक कितने झूठ बोले हैं, वो भी मैं अभी दिखाता हूँ ग्रोक ने क्या जवाब दिया। मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ऐसे पढ़ दूंगा तो ज्यादा ठीक नहीं होगा, लोग कहेंगे कि अपने मन से पढ़ दिया होगा। वो जो बोला है वही हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले वो वाली क्लिप फटाफट जरा कंट्रोल रूम वो क्लिप जरा चला दीजिए भाई, बड़ा लोग इंतजार कर रहे हैं उसका, कि शेयर मार्केट रिकॉर्ड तोड़ेगा, मोदी जी को पहले से सब कुछ पता था। मोदी जी को सब पता था। प्ले करिए। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। जी बिल्कुल। अब आप देखिए पीएसयू की कंपनियों का शेयर कहाँ पहुंचा है। बिल्कुल ना, पीएसयू के शेयर तो गिरना है उसका, वो ना उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है कि पीएसयू तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो पीएसयू नहीं, स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है। हेमंत भाई थक जाएंगे वो सब मैनेजर जो बैठे हैं वो सब थक जाएंगे, जितने उनके मशीन सब टूट जाएंगे और टूटे ही गई सर। मुझे नहीं याद है। रुकिए एक सेकंड रुकिए। हाँ, मोदी जी ने जो कहा था चुनाव से पहले कहा था कि 4 जून को सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, कहा था ना। हाँ, अभी आपने हाँ, लिखा है। अब 4 जून को क्या हुआ था, जरा वो याद दिला दूं आपको। 4 जून को 240 पे टिक गए थे महोदय। हाँ, उस दिन भारत का शेयर बाजार 5.74% नीचे गिरा था ब्रदर। 5.74%, वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल वंस। 5.74%। या जब अटल जी 2004 में चुनाव हारे थे तब गिरा था। यहाँ पर 5.74%, यानी कि एक दिन में 32 से 35 लाख करोड़ रुपया डूबा था लोगों का। जिस दिन मोदी जी का रिजल्ट आया 4 जून को, तो रिकॉर्ड तो टूटे पर दूसरी तरफ से टूटे। एक बात, ये जो आपने क्लिप दिखाई आपने केवल मोदी जी की दिखाई, केवल मोदी जी ने नहीं कहा था, ये अमित शाह जी ने भी कहा था कि शेयर ले लीजिएगा, मौका पड़ा है। और दूसरी एक और बात था, तो रिकॉर्ड पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे थे अभी, केवल आज के दिन में जब मैं और आप बात कर रहे हैं ना, केवल आज के दिन में स्मॉल कैप 6% गिरा है। 6% एक दिन में, सोचिए आप। तो मोदी जी जो कुछ कहते हैं आप समझ, इसलिए मैंने कहा कि वो जो किताब है ना, एक्सपेरिमेंट विद लाइज, वो सबसे समचीन किताब है वो। और जो आपने एक दूसरी बात कही थी, माफ कीजिएगा मैंने रोक दिया आज आपको, कभी रोकता नहीं ऐसे। जो मोदी जी की जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जिसकी आप बात करते उसको आप फिर भूल गए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाह दर्शकों के लिए, हालांकि रेफरेंस में, पूरी दुनिया में 4 साल का, जो पिछले 4 साल में आज की तारीख में कच्चा तेल सबसे सस्ता है। 4 साल में $64 पे है प्रति बैरल। और आज मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए। विपक्ष तो ये कह रहा है कि लोगों को इसका लाभ दे दीजिए, पूरा विपक्ष कह रहा है। आज दिन में ट्वीट भी देखे होंगे आपने। और मोदी जी ने शाम होते होते क्या किया, पेट्रोल और डीजल पर 2-2 रुपए लागत बढ़ा दी, एक्साइज बढ़ा दी। कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क की बात नहीं है, आप फिर वही बात करें। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए। नहीं, ऐसा अनर्थ शास्त्र आप सोच सकते हो कि तेल के भाव जब $106 प्रति बैरल थे तो भी वही, और जब 64 हो जाए तो 2 रुपए एक्साइज और लगा दो। ये अनर्थ शास्त्र आपने देखा हो तो मुझे बता दीजिए। नहीं, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है ना, वास्तव में आई सैल्यूट इट। मोदी जी की वास्तव में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अद्भुत है। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आती कहां से है, इस पर भी गौर करना होगा ना। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हमारे आपके बीच से आती है। आपने सुना होगा, कम से कम चुनाव के समय जब तमाम पत्रकार साथी, डिजिटल वाले तमाम हैं, युवा साथी, वो जाते हैं बीच में जब मतदाताओं के, तो वहां पर अंधभक्त खूब मिलते हैं, बल्क में मिलते हैं, थोक में। तो कम से कम 1000 क्लिप पड़ी होगी आज की तारीख में सोशल मीडिया पर, जिसमें ऐसे ऐसे योद्धा, ऐसे ऐसे सेनापति मिले हैं, मुझसे भी टकराए हैं, निजी तौर पर मुझे भी मिले, जिन्होंने कहा कि 5000 रुपया पेट्रोल हो जाएगा तो भी मोदी जी को ही लाएंगे, कोई फर्क नहीं है। मैं जगह के साथ बता दूं, कानपुर में मुझसे टकराया एक ऐसा योद्धा
ऐसा योद्धा बता रहा हूं जिसने कहा कि 5,000 रुपया पेट्रोल हो जाए, डीजल हो जाए, तो भी हम तेल डलवाएंगे। मैं भौचक्का रह गया। मैंने और तमाम चीजें हुई। जब कैमरा माइक बंद हो गया, उसी समय मुझे पूछना चाहिए था, मेरी गलती थी। कैमरा माइक बंद हुआ तो मैंने पूछा कि करते क्या हो? तो कहा कुछ नहीं करते। करते क्या हो? तो कुछ नहीं करता था। मतलब वो कानपुर में कुछ नहीं, सड़क घिसता था अपने पैरों से, जूतों चप्पल से सड़क घिस रहा था, कुछ नहीं करता था। मैं पूछा गाड़ी घोड़ा कैसे चलते हो, मोटरसाइकिल? कहा कुछ नहीं है, साइकिल खड़ी है उधर हमारी। तो मतलब मैंने किया नहीं, क्योंकि वहां बहुत लोग थे, नहीं तो मेरा मन हुआ कि साक्षात उसके चरणों में लौट जाऊं साष्टांग एक बार। जब उसको सुनेंगे बहुत सारे अंधभक्तों की प्रेरणा वो बना होगा। जब उसको सुना होगा उसकी क्लिप को लोगों ने, मैंने हालांकि चलाया नहीं था, कि 5,000 रुपए लीटर डलवा लेंगे, तो प्रेरणा लिए होंगे। देखो मोदी जी के लिए ये 5,000 लीटर डलवा सकता है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? बहुतों ने। अब बहुतों को ये नहीं पता कि साइकिल पे चल रहा है, कोई काम नहीं उसके पास, तो 5,000 नहीं 50,000 रुपया लीटर डलवा लेगा। उसको क्या फर्क है भाई? मुंह से डलवाना है ना, मुंह से डलवाना है। वो कहीं भी साइकिल खड़ा किया, आंख बंद किया और ये एहसास किया कि पेट्रोल पंप पे हूं, और आंख बंद करके बोला डाल दो पेट्रोल। उसके बाद कहा 50,000 टंकी का। फुल कर दो, फुल हाँ कर हाँ, दो। फुल। और टंकी हाँ, फुल करवाने के बाद कहा पेमेंट काट लो जुबानी, और पैडल चलाया, आगे बढ़ निकला। ठीक बात। ये वो कैटेगरी, ऐसा ऐसा समूह तैयार किया है कि जिसमें झूठ की खेती खूब हो रही है, और न खाद लगना है न पानी लगना है, बिना खाद पानी खो रही है वो खेती झूठ की। मैं ग्रोक वाला कहा था दिखा दूं, फिर आपके पास फाइनल सवाल लूंगा। ग्रोक वाला तैयार हो तो दिखाइए कंट्रोल रूम। मोदी ने आज तक कितने झूठ बोले हैं? मैंने यही पूछा भाई, जो पूछा वो सामने है। लिखा क्या, नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में अब तक कितने झूठ बोले, इसका सटीक आंकड़ा देना मुश्किल है, क्योंकि झूठ की परिभाषा व्यक्तिपरक होती है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कौन और कैसे आंक रहा है। हालांकि विभिन्न फैक्ट चेकिंग संगठनों ने उनके बयानों की जांच की है। उदाहरण के लिए 2014 से 2019 तक के उनके पहले कार्यकाल में फैक्ट चेकर्स ने कम से कम 43 गलत या भ्रामक दावों की पहचान की थी, जैसे नौकरी सृजन, काला धन वापसी और आर्थिक आंकड़ों को लेकर। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उनके भाषणों में कई दावे, जैसे कांग्रेस मैनिफेस्टो, धन वितरण या टैक्स नीतियों पर गलत साबित हुए। आज 7 अप्रैल 2025 तक कोई व्यापक अद्यतन डेटा उपलब्ध नहीं है जो उनके पूरे करियर 2001 से गुजरात के सीएम बनने से लेकर अब तक के झूठ की सटीक संख्या दे सके। आलोचक अक्सर उनके बयानों को अतिशयोक्ति या भ्रामक मानते हैं, जबकि समर्थक इन्हें संदर्भ या व्याख्या का मामला बताते हैं। इसलिए एक ठोस संख्या देना संभव नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके बयानों में गलतियां बार-बार पकड़ी गई हैं। क्या आप किसी खास दावे या अवधि के बारे में जानना चाहते हैं? ये है, हटा दीजिए। अब इस ग्रोह की व्याख्या को आप अपने शब्दों में इसकी व्याख्या कर दीजिए बस। आशीष भाई, मैंने आपको पहले ही कही थी ये बात। आप क्यों उस बेचारे ग्रोह के भी हाथ खड़े करवा दिया? अब आपको तसल्ली हो गई। मतलब ग्रोह के भी हाथ ही खड़े करवाना चाह रहे थे ना आप? यही आपका सैडिस्टिक प्लेजर था? कुछ तो सोचा गिन नहीं पाया। मतलब आप बताइए, मैंने आपको शुरू में क्या कहा कि ये व्यवस्था का प्रश्न आएगा कि झूठ को याद रखना भी तो आसान नहीं है ना। और लाइव मीटर, यहाँ अमेरिका नहीं है कि लाइव मीटर लगा दे सही एग्जैक्ट गिनना। तो वो ग्रोह ने भी हाथ खड़े कर दिए कि व्यक्ति परक है और सारी चीज। यही बात मैं कह रहा था कि मोदी जी को इसके लिए, इस किताब को लिखने के लिए बहुत ज्यादा चिंतन मनन और ध्यान करना पड़ेगा। और अपने झूठ जितने भी उन्होंने बोले या असत्य, जिसको झूठ तो आजकल असंसदीय हो गया, पता है कि नहीं आपको? पार्लियामेंट के अंदर आप झूठ शब्द नहीं बोल सकते आजकल, ध्यान रखिएगा। तो झूठ असंसदीय उसको हटा देते हैं रिकॉर्ड से, जबकि वहां झूठ के अलावा कुछ बोला ही नहीं जाता। हकीकत ये भी है, लेकिन उसको झूठ नहीं बोल सकते आप, उसको फिर मिथ्या कहना पड़ेगा आपको। मिथ्या 90% लोगों को समझ में नहीं आना। खैर वो बात नहीं। ये जो चुनौती है, ये मोदी जी के पास केवल एक ही तरीका, झूठ को याद करना सबसे मुश्किल काम है। सच को याद रखने की जरूरत नहीं होती, झूठ पे सिर्फ ज्यादा जोर लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के मीडिया में अगर थोड़ी बहुत कुछ गैरत बची है, उनको आज भी मोदी जी की ये मदद तो करे। बाकी तो सारी मदद करते हैं वो, एक मदद उनको और करनी चाहिए कि वो आज से ही लाइव मीटर की व्यवस्था करें। जैसे ही मोदी जी बोलना शुरू करें, एक फैक्ट चेकर तुरंत उसको अपडेट करता रहे रियल टाइम में। अब जो पीछे जो गया वो तो हो गया, उसकी तो कोई खास बात नहीं। ग्रोह की आपने सीमा बता दी, ग्रोह ने हाथ खड़े कर दिए, तो मोदी जी बड़े हुए या ग्रोह बड़ा हुआ? बताइए आप।
मोदी जी की प्रतिभा पे किस मोदी- तरह का शक अब भी बचा है? आपको मोदी जी की अभी तक किसी प्रतिभा का बचा है क्या? जो व्यक्ति एग्जाम वॉरियर्स किताब लिख रहा है, वो व्हाइट हाउस में खड़ा होकर के ट्रंप ने क्या क्या बोला एक का भी जवाब नहीं देता। वो भी एक परीक्षा ही होती है ना भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी दुनिया के पहले नेता होंगे, ये भी ग्रॉक से चेक करना पड़ेगा, जो टेलीप्रॉम्प्टर लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन, अगर आपने देखा हो तो। उनके राइट साइड में टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था। और उसके बावजूद जब अडानी वाला सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा कि व्यक्तिगत मामलों पर ना दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं ना बात करते हैं। कितने गुस्से में थे वो। तो अंग्रेजी ग्रॉक लिख मारी एग्जाम वॉरियर्स, लेकिन ट्रंप की अंग्रेजी ऊपर से निकल गई। बताइए क्या करेंगे आप? तो मोदी जी की प्रतिभाओं को एक किताब में आंक पाना असंभव है, लेकिन राहुल गांधी ने आइडिया बड़ा अच्छा दिया है। कॉपीराइट और पेटेंट मोदी जी का है, इसमें कोई शक नहीं। बस थोड़ी सी मेहनत इसलिए ज्यादा करनी पड़ेगी कि रेडिली अवेलेबल, जैसे ट्रंप की तो सारी की सारी झूठ मैंने बताई आपको, वो रेडीमेड है वहां की सरकार के पास, वहां के मीडिया के पास। यहाँ आपको थोड़ा सा उसको मेहनत करके जोर लगा के, अच्छा उसको काम को मोदी जी कर पाएंगे क्योंकि मौलिक काम है वो आपने देखा सावरकर चिड़िया पे बैठ करके निकल जाते थे, तो मगरमच्छ को घर ले आते थे। मगरमच्छ कब लाए, कौन सा मगरमच्छ था, आजकल वो कहाँ है, वनतारा में तो नहीं आ गया, या उस तरह की तमाम चीजें। मतलब आप मुझे बताइए कि वो लिख रहे हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पर। उन्होंने किताब लिखी कन्वीनियंट एक्शन गुजरात रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज। जिस व्यक्ति का पर्यावरण से इतना प्रेम हो वो वनतारा होने देगा क्या? सोचिए आप। वही मैं कहता हूं आपको बार बार, मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अद्भुत है। मोदी जी की जो प्रतिभा है वो अद्भुत है, और भक्तों को मैं सलाम करता हूं कि वो उस प्रतिभा को आगे और ज्यादा पॉलिश करने में मदद करते हैं, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बढ़ाते हैं। पूरी दुनिया मंदी की आंट में है। होना ये चाहिए था कि महंगाई को कम करने की कोशिश की जाए इस मौके पर। बढ़िया मौका है, क्रूड ऑयल 64 पे आ गया है, 2 रुपए बढ़ा दिए भाई। कौन सा अर्थशास्त्र है आशीष भाई, आप समझा दो मुझे, अगर कोई अर्थशास्त्री मिल जाए तो मोदी जी को ये हम तो किताब किसी और को जानते नहीं, हम तो एक ही आदमी से शास्त्र की शिक्षा लेते हैं, उन्हीं पढ़ते हैं, और किसी को हम जानते नहीं। मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और किसी को नहीं जानते। आखिर में उसमें एक छोटा सा काम और करिए आप, एक छोटी सी ट्यूशन की व्यवस्था करिए। अगर निर्मला सीतारमन जी के मिल जाए, उनका भी नाम ले लीजिए आप, नाम धारण करते हैं ना जैसे, उनका भी नाम धारण कीजिए। उससे शायद थोड़ा सा अर्थशास्त्र, वैसे तो अपना तो काम खराब ही अर्थशास्त्र के मामले में, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ। जैसे भक्त प्रेरणा लेते हैं ना कि कमाल कर दिया किसने, मोदी जी ने। क्या कमाल कर दिया? बोला पता नहीं। मैं कहा फिर भी बताओ। बोला बस कर दिया। मैंने कहा किसने बताया आपको? बोला मोदी जी बता रहे थे कल टीवी पे। तो अपने कमाल मोदी जी बताते हैं और वो भक्तों को ही बताते हैं। मेरे को और आपको कमाल समझ में नहीं आते। तो उनको इस किताब पर काम करना चाहिए पूरी सीरियसली, और भक्तों को भी उनको रह रह करके बताना चाहिए कि सर यही आपने बोला था बीच बीच में। नहीं, अगर ये किए तो भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो है बेस्ट सेलर हो सकती है ऑल टाइम, और हो सकता है ब्लॉकबस्टर बेस्ट सेलर। और ये भी हो सकता है कि आगे इसका सीक्वल वगैरह जैसे फिल्मों का आता है, वैसे ही सीक्वल वगैरह भी इसका लिखना पड़े। तो खैर ये शुरुआत करें मोदी जी, बाकी तो छपाई तो होगी ही। लिखना शुरू करें, कम से कम भक्त भी घर से बाहर निकले भाई, ये सलाह पे वो लोग भी थोड़ा सा गौर करें। बाहर निकले कुछ नहीं तो हम लोग के वीडियो में आके नीचे हम लोग को गाली ही दे दे, कुछ नहीं तो इतने में तसल्ली करे। 2 काम होगा उससे, एक तो उनके आत्मा को थोड़ा शांति मिलेगी, और दूसरा 1.5 तो वहां भी आमंत्रित है ये लोग। इजाजत हमें दीजिए, फिलहाल हमें दीजिए, फिर कोई अपडेट होती है, कोई सियासी बूढ़ा गणित कहीं लगता है हमें, तो हम लेकर के आएंगे। हालांकि अपडेट तो पूरी दुनिया में इस समय हो रहा है, हर पल अपडेट ही चल रहा है, तो लेकर के आएंगे। और फिर कल मुलाकात होगी हेमंत भाई के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।